कुछ। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम इन्फ्लेमेशन भी आती है। जब भी आपको अक्सर रेड वास्प काट लेती है, मच्छर काट लेते हैं, तो वो जगह रेड हो जाती है ना, इचिंग करती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो बेसिकली क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन भी आपके पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक मैकेनिज्म है, ये भी नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है, इन्फ्लेमेशन अकर्स व्हेन अ टिश्यू आर इंजर्ड बाय बैक्टीरिया, ट्रॉमा, टॉक्सिन, हीट और अदर काज। अक्सर आपका हाथ जल जाता है तब भी इन्फ्लेमेशन होती है ना। तो इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स कब होता है, जब भी आपकी टिश्यूज जो बॉडी की उसको बैक्टीरिया डैमेज कर दे, किसी भी किस्म का ट्रॉमा हो जाए, टॉक्सिन्स लग जाए या हीट या कोई भी और काज। अब ये जो डैमेज टिश्यू होता है ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स रिलीज करता है। इन्फ्लेमेशन में कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन और सेरोटोनिन, ये सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब ये केमिकल्स क्या करते हैं, इनकी वजह से ब्लड वेजल्स जो है ना वो लीक हो जाते हैं, ज्यादा ज्यादा फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं टिश्यू में, उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। अब कौन सा टिश्यू, ज्यादा ब्लड सिक्रीट होता है उस जगह पे, इसलिए वहां पे रेडनेस भी हो जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है, और तेजी से ब्लड आ रहा है तो रेडनेस भी हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड वार्मथ, दैट इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन। ठीक है, दिस हेल्प्स द फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम फर्दर कॉन्टेक्ट विद द बॉडी टिश्यू। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी में आया है तो उसका फर्दर कॉन्टेक्ट बॉडी के टिश्यूज के साथ नहीं होगा। अब ये जो केमिकल्स है ना, ये जो हमने अभी पढ़ा, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन और इसके अलावा सेरोटोनिन, इस ये क्या करते हैं, ये बाकी व्हाइट ब्लड सेल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं कि आ जाओ भाई, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डेड सेल है या डैमेज सेल है, इसकी फेगोसाइटोसिस करो, ईटिंग करो। मैक्रोफेजिस का ही काम है ना ईटिंग करना, तो वो आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और फिर इसकी फेगोसाइटोसिस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, फेगोसाइट्स जो है ना वो फिर जब फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, पस वहां पे बन जाता है, डेड टिश्यू बन जाता है, डेड बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं और डेड फेगोसाइट्स, इन सब की फिर क्लीनिंग हो जाती है। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या क्या है, इन्फ्लेमेशन होगी तो आपको कैसे पता चलेगा, वो जगह रेड हो जाती है, वहां पे वो जगह गर्म होती है जब आप उसको टच करते हो, जैसे आपको किसी भी वास्प वगैरह ने काटा, मॉस्किटो ने काटा, तो उस जगह पे इचिंग होती है, रेड हो जाती है, वार्म हो जाती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट, अब क्यों ये रेड हो जाती है और वार्म हो जाती है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में ब्लड उस जगह पे पहुंचता है, ज्यादा ब्लड आने की वजह से रेड हो जाता है और वार्म हो जाता है। अब टिश्यू उस जगह का स्वेल हो जाता है, क्यों स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ज्यादा आता है और वहां पे ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना उसकी वजह से स्वेलिंग होती है, जिसका अभी हमने जिक्र किया। इसके अलावा उस एरिया में पेन क्यों होता है, पेन इस वजह से होता है क्योंकि वहां पे टिश्यूज एक्सपेंड हो जाते हैं, जो स्किन के टिश्यूज है, डिफरेंट टिश्यूज है, कैपिलरीज, उन सबकी एक्सपेंशन हो जाती है, उसकी वजह से पेन होता है। तो मैकेनिकल प्रेशर वहां पे जो नर्व सेल्स मौजूद होते हैं उन पे अप्लाई होता है। ठीक है, और वहां पे जो पेन मेडिएटर्स यानी पेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो इसको सेंस कर लेते हैं, इसलिए हमें पेन भी होता है इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जैसे ही आपके पास इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो ये तब तक मौजूद रहता है कि जब तक वो इन्फेक्शन खत्म ना हो जाए। कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि आपके पास अर्थराइटिस वगैरह है, उन केसेस में भी इन्फ्लेमेशन होती है कि आपकी बॉडी के सेल्स आपकी बॉडी को ही एज अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म या एंटीजन कंसीडर करते हैं, उस केस में उसको फिर हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद है पायरेक्सिया या पायरोजिन्स। हम वैसे कहते हैं ना, इस बंदे को टेम्परेचर हो गया है, बुखार हो गया है, तो उसको हम मेडिकल की जुबान में पायरेक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो पायरेक्सिया और पायरोजिन्स क्या चीज है, कहते हैं कि जैसे ही माइक्रोब्स आ गए हैं और उन्होंने इन्फेक्शन काज कर लिया बॉडी में, तो आपकी बॉडी में फीवर शुरू हो जाता है। ठीक है, अब फीवर की वजह से क्या होता है कि माइक्रोब्स की ग्रोथ और प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाती है। ये आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे पानी में जरासीम होते हैं तो हम उसे बॉईल करते हैं ना, मिल्क को बॉईल करते हैं, हाई टेम्परेचर से बैक्टीरिया की किलिंग हो जाती है। इसी तरह आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो अपने टेम्परेचर को 38-37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंचा देता है, तो ज्यादा टेम्परेचर में ये पैथोजन सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए बुखार हो जाता है। कोई भी इन्फेक्शन होगा बुखार साथ में मस्ट होगा, क्योंकि आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है ये। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स है। अब पायरेक्सिया का मतलब क्या है, पायरेक्सिया का मतलब है एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल रेंज। जितना इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उससे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको हम कहते हैं पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का क्या मतलब, फीवर। ठीक है, अब ये हमारे पास मेनली काज होता है क्यों, जब एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है ब्रेन में, या तो ब्रेन में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई या कोई भी
टॉक्सिक चीज है जिसने आपके ब्रेन के टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर को यानी हाइपोथैलेमस को इफेक्ट किया है। ब्लड में कोई भी ऐसी टॉक्सिक मटेरियल होगा जिसको पैथोजन ने, बैक्टीरिया ने या किसी इन्फेक्शन ने रिलीज किया, इन्फेक्शियस एजेंट ने, तो वो जाएगा, ब्लड तो ब्रेन में भी पहुंचता है, तो वहां पे हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा, आपके पास टेम्परेचर होगा। अब ये आपके पास डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, नॉर्मली टेम्परेचर जो है आपके पास इंक्रीज होता है, अम, अब फिर से स्लाइड वो हो गई है, चेंज नहीं हो रही, एक मिनट वेट कर ले जरा। अच्छा, नॉर्मली जो है ना टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए, जो आपके पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसके जरिए बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। अभी किस तरह से होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर क्या है, हाइपोथैलेमस है। ये आप देख सकते हो ना, ब्रेन के बेस में यहाँ पे ये एरिया पे लोकेटेड है हाइपोथैलेमस, दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ये हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को भी मोस्टली कंट्रोल करता है, साथ ही साथ दैट इज द नेचुरल थर्मोस्टेट ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, दिस इज बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, नर्व रिसेप्टर्स आपकी स्किन में मौजूद होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद होते हैं, उसकी वजह से फीडबैक मैकेनिज्म होता है। जब आपके पास हीट बढ़ जाती है बॉडी में तो या कम हो जाती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, अगर बहुत सर्दी होगी तो आपको शिवरिंग होती है, आप कांपते हो, ताकि आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक है, या फिर अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो आप स्वेटिंग करते हो, स्वेटिंग होती है बॉडी में, और पैंटिंग फिनोमेना डॉग्स में होता है, उनके माउथ से एक्सेसिव फ्लूइड की सिक्रेशन होती है। ठीक है, अब चेंजेस जो है हीट रेगुलेशन प्रोसेसिंग में constantly undergo modification that does not go processes but even more one important normal body function। अब यहाँ पे क्या कह रहे कि चेंजेस है ना बॉडी टेम्परेचर में, वैसे तो इसको कांस्टेंट रखना ही जरूरी है, अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो प्रोटीन भी डीनेचर हो जाएंगे, ज्यादा हाई टेम्परेचर पर डीएनए भी। लेकिन कभी कभार ये जो है ना आपके पास इसका जरूरी होता है नॉर्मल से बढ़ाना, ताकि बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए तो जरूरी है कि टेम्परेचर नॉर्मल रहे। लेकिन फॉर इम्यून सिस्टम जब बाज औकात आपके पास पायरोजेंस आ जाते हैं तो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ठीक है, जब आपके पास हीट रेगुलेटिंग प्रोसेसेस में कॉन्स्टेंटली चेंजेस आती है, मॉडिफिकेशंस भी आती हैं, लेकिन इसको आपका हाइपोथैलेमस ही कांस्टेंट स्टेट पे रखता है। अच्छा, ऐसी चीजें जो आपके सेट पॉइंट को यानी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करती है, उन चीजों को या हाइपोथैलेमस के थर्मोस्टेट को चेंज करती है, उसको हम कहते हैं पायरोजेंस। ठीक है, पायरोजेंस क्या है, पायरोजेंस आपके पास डिफरेंट प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं, या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जैसे आपके पास लिपोपोलीसेकेराइड टॉक्सिन्स हैं, या लिपोपोलीसेकेराइड एलपीएस को हम इंडोटॉक्सिन्स भी कहते हैं। इंडोटॉक्सिन क्या चीज है, ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो हैं इसको सिक्रीट करते हैं। ठीक है, उसको हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव सिक्रीट करते हैं उसको हम एक्सोटॉक्सिन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पायरोजेंस होते हैं ये रिलीज होते हैं डीजेनरेटिंग टिश्यूज से बॉडी के। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास फीवर की कंडीशन आती है, किसी भी बीमारी की कंडीशन में, कोई भी इन्फेक्शन है, आपको कोई भी बीमारी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके टिश्यू वहां डीजेनरेट होंगे और वहां से पायरोजेंस रिलीज होंगे। अब पायरोजेंस जो है ना इतने तेज और इतने पोटेंट इफेक्टिव होते हैं ना, कि अगर आप इसके बहुत स्मॉलर अमाउंट कुछ नैनोग्राम भी ले लो और उसको किसी एनिमल वगैरह में इंजेक्ट कर दो ना, तो उसको बुखार होगा। ठीक है, अब कहते हैं पायरोजेंस जो है ना इसको डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपके पास बैक्टीरियाज हो गए, फंगस हो गए, डिफरेंट टाइप की यीस्ट हो गए, मोल्ड्स हो गए। ज्यादा पोटेंट पायरोजेंस जो है ना, सबसे ज्यादा इफेक्टिव पायरोजेंस एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, जो कि आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल से प्रोड्यूस होने वाले प्रोटीन्स हैं। ठीक है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब किस तरह से आपके पास ये जो पायरेक्सिया है तो ये किल करता है पैथोजेंस को। कहते हैं कि ये फीवर जो है ना आपकी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से इसको बढ़ा देता है, ताकि बैक्टीरियाज को और वायरसेस को किल कर दे।
ठीक है? क्योंकि वो इस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़्यादा हाई टेम्परेचर को। फीवर एक्चुअली क्या है, बॉडी का नेचुरल वे है कि वो डिफेंड कर सके खुद को इन्वेडर से, जैसे कि वायरसेस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, क्योंकि ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते। हाई बॉडी टेम्परेचर जो है हमें एक सिग्नल भी देता है कि इन्फेक्शन हुई है बॉडी में, ठीक है? तो बाकी जो बॉडी के सेल्स हैं उनको भी पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है। फेगोसाइट्स को, न्यूट्रोफिल्स को, लिम्फोसाइट्स को, तो बॉडी की ज्यादा अच्छे से डिफेंस हो सकती है इन्फेक्शन से। अच्छा, अब डिग्री ऑफ टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है ये आपके पास सेवेरिटी ऑफ इलनेसेस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है? अब कभी कभार जो बच्चे होते हैं ना उनका टेम्परेचर हमेशा उन ज्यादा होता है, उनका टेम्परेचर वाला डिफेंसिव मैकेनिज्म एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। अब दो मेन फंक्शंस है जो फीवर परफॉर्म करता है, एक तो आपकी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, दूसरा जो और पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट को अनहॉस्पिटेबल बना देता है कि वो वहां पे सरवाइव ना कर सके, ठीक है? तो इतनी ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ा देता है कि ऑर्गेनिज्म वहां, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां रह नहीं पाते, ठीक है? बेनिफिट्स क्या है? अब फीवर का फायदा क्या है, क्या फवायद हैं बुखार के, क्यों होता है भाई? इसकी वजह से ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, तो सेल ट्रेन हो जाते हैं, खास करके खास किस्म के टाइप के इन्वेडर को अगर बॉडी उससे दोबारा से सफर कर रही है, तो स्पेसिफिक टाइप के एजेंट्स की डिजीज के लिए ज्यादा एंटीबॉडीज बनती है। एक तो ये ट्रेन करता है कि ज्यादा एंटीबॉडीज बने, ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल भी प्रोड्यूस होंगे, सर्कुलेशन वो करेंगे, मूव करेंगे, और जितने भी आपके पास इन्वेडिंग बग्स यानी जितने भी एंटीजेंस बाहर से आएंगे खास कैटेगरी की, उसकी किलिंग के लिए फिर ऑलरेडी आपकी बॉडी डिफेंडेड होगी। ज्यादा इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस होंगे जो कि वायरस की स्प्रेडिंग को ब्लॉक करेंगे और सेल्स को हेल्दी रखेंगे। इसके अलावा आयरन की सेपरेशन करेंगे, जब ज्यादा आयरन की सेपरेशन होगी तो बैक्टीरिया के पास आयरन होगा नहीं, तो वो फीडिंग किस चीज पे करेंगे? इसके अलावा जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया की, माइक्रोब्स की किलिंग भी